हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं धरती से मोहब्बत भाग 106। इससे पहले इस कहानी के 105 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। नील बोलता है कि मेरी वाली तो घर पर आ ही नहीं रही है यार, और तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है। पहले मेरी वाली आ जाए, उसे मैं पटा लूँगा, उसके बाद ही तेरी शादी की बात करूँगा, समझा? तो निहाल बोलता है कि यार तब तक तो चलो ना, मिलकर आते हैं अपनी अपनी वाली से। फिर नील बोलता है कि ठीक है भाई, हम दोनों तो जा रहे हैं, तुम दोनों को भी जाना है तो फिर चले जाओ। रुद्र बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, मुझे तो बहुत ही तेज नींद आ रही है। ये सुनते ही शुभ फिर से रुद्र के ऊपर आकर लेट गया और दोनों ही आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होता है। 1 घंटे के अंदर शुभ ने बाइक पुरोहित हाउस के बाहर बैक साइड के गार्डन में रोकी। रुद्र बैठा हुआ था। शुभ के सामने तो अच्छे अच्छे भी घुटने टेक देते थे। वैसे भी कहीं ना कहीं रुद्र का भी मन किट्टू के साथ टाइम बिताने का कर रहा था, तो उसने भी ज़्यादा नौटंकी ना करते हुए शुभ की बात को मान लिया था और फिर दोनों ही बाइक से नीचे उतरते हैं। रुद्र भी घर की तरफ ही देख रहा था, जो कि प्रताप हाउस से दुगना बड़ा था। रुद्र बोलता है कि यार भाई, हम आगे से क्यों नहीं आए हैं, ऐसे पीछे से क्यों आए हैं? शुभ ने कहा कि यार आगे से जाएंगे तो आपके ससुर जी गुस्सा करेंगे। रुद्र ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, और पीछे से जाएंगे तो गुस्सा तब भी तो करेंगे ना, क्या तब नहीं करेंगे? शुभ बोलता है कि पीछे से जाएंगे तो गुस्से के साथ साथ हम दोनों ही भाइयों से चिढ़ भी जाएंगे। वैसे एक बात बताओ भाई, अगर आपकी भी कोई साली होती ना तो शायद मेरा भी टांका भिड़ जाता और हम दोनों की ससुराल एक ही जगह हो जाती। अब निहाल और नील भैया को देख लो, दोनों ही चले गए ना एक साथ अपने ससुराल, और फिर मैं तो सिंगल ही भटक रहा हूँ इधर उधर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी आखंड सिंगल ही मर जाऊं? तभी रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तेरे लिए तो एक से एक रीडर बैठी हुई है जो तुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं, किसी एक को प्रपोज करके तो देख। इतना कहकर वो भी थोड़ा सा आगे चला गया और फिर शुभ ने भी अपने दोनों ही हाथ अपनी आंखों पर रख लिए, जैसे वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा हो। नौटंकी कहीं का। थोड़ी देर के बाद दोनों ही अब किट्टू के कमरे की बालकनी के नीचे खड़े हुए थे। रुद्र बोलता है कि अब ऊपर कैसे जाएं? शुभ ने कहा कि किट्टू भाभी ही अब कोई रास्ता निकालेंगी। इतना कहकर उसने भी फोन निकाला और फिर किट्टू को कॉल कर दिया। किट्टू भी अपने कमरे में लैपटॉप पर मूवी देख रही थी और इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी लग रही थी। उसने भी फोन देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी फोन रिसीव किया और बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे शुभ भैया, बोलो इतनी रात को फोन? शुभ बोलता है कि भाभी, हम आपकी बालकनी के नीचे खड़े हैं, कोई साड़ी या फिर रस्सी फेंको ताकि हम दोनों ऊपर आ जाएं। किट्टू हैरानी से फोन की तरफ देखने लगती है और फिर जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ गई। उसने हल्का सा झांका और फिर देखा कि सच में रुद्र और शुभ दोनों ही खड़े हुए थे। किट्टू ने भी हैरानी से और धीरे से कहा कि अरे आप दोनों इतनी रात को यहाँ पर, वो भी पीछे के दरवाजे से आए हैं, आगे से क्यों नहीं आए? शुभ बोलता है कि अरे आपके पापा आगे से आने कहाँ देते हैं, वैसे भी मैंने कहा था कि मैं आपके घर पर नहीं आऊँगा, अब अगर आगे से आऊँगा तो फिर मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? आप तो मेरी इज्जत का फालूदा निकालने पर तुली हो। वैसे भाभी एक बात बताओ, क्या आपके पापा के ससुर नहीं है क्या? किट्टू ने भी शुभ की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा कि सर, आज ही तो मिलकर आई थी मैं आपसे और आप यहाँ पर आ गए। रुद्र ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा कि मैंने कहा था ना कि मेरा मन नहीं लगता है, और फिर तुम हो कि घर चलने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रही हो। किट्टू भी समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। बस वो तो रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। उसने भी रुद्र को इतना बेचैन पहले कभी भी नहीं देखा था। वो नहीं जानती थी कि जब वो अपने घर पर आ जाएगी तो ऐसा कुछ भी हो जाएगा, रुद्र उसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ये वाला रुद्र उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो हमेशा से चाहती थी कि रुद्र ऐसा बने, मगर फिर भी रुद्र के चेहरे पर उदासी किट्टू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी कमरे के अंदर आ गई और फिर उसने भी कबर्ड में से कुछ कपड़े को ढूंढने लगी, पर उसमें से उसे कोई भी साड़ी नहीं दिखाई देती है। वो फिर से बालकनी में लौटी और बोली कि मैं माँ की साड़ी लेकर आती हूँ, पर प्लीज शोर बिल्कुल भी मत मचाना, वरना पापा को पता चल जाएगा और फिर वो बेकार में गुस्सा करेंगे।
रुद्र बोलता है कि हाँ, इसीलिए ही तो पीछे के दरवाजे से आए हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो फिर मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। किट्टू ने भी हाथ दिखाकर वहीं पर खड़े रहने का इशारा किया और फिर सीधा किट्टू भागती हुई अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ आ गई। वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी अचानक से वो पलटी तो नरेन ने भी सौम्या को बहुत ही प्यार से पीछे से अपने गले लगा रखा था और सौम्या की शक्ल बता रही थी कि इस वक्त वो नरेन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। किट्टू ने जब वहां पर देखा कि नरेन और सौम्या दोनों ही अलग हो रहे हैं इस वक्त, तो वो भी एक ही झटके में बोलती है कि सॉरी सॉरी पापा। वो बिना नोटिस किए आ गई। सौम्या ने कहा कि अच्छा, अब आ गई हो तो अंदर आ जाओ। किट्टू भी पलटकर अंदर गई और फिर अपनी माँ के कान में धीरे से बोलती है कि माँ, मुझे साड़ी चाहिए। सौम्या हैरानी से किट्टू की तरफ देखने लगती है तो किट्टू ने भी अपनी माँ की बाजू पकड़ लिया और फिर खींचकर एक कोने में लेकर गई और बहुत ही धीरे से बोलती है कि माँ, रुद्र मुझसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन पापा की वजह से वो सामने से नहीं आए हैं बल्कि बालकनी में खड़े हुए हैं और शुभ भैया भी उनके साथ आए हैं, इसीलिए साड़ी दे दो ताकि उसे पकड़कर वो दोनों ही लोग ऊपर आ जाएं। सौम्या भी हैरानी से किट्टू की तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वो हल्के से बोलती है कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह तुमसे मिलने के लिए रोमियो बनकर यहाँ पर आए हैं, वो भी इतनी रात को। किट्टू के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर आंखों में बहुत ही ज्यादा शर्म। उसने भी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा कि माँ, पापा को भी देख लेना प्लीज आप। सौम्या ने भी एक सिंपल सी साड़ी निकाल कर किट्टू के हाथ में दे दी और कहा कि ये लो, तुम्हारे काम आएगी ये। किट्टू एक नजर नरेन को देखती है और फिर सीधा कमरे से बाहर की तरफ निकल गई। उसके जाते ही नरेन ने भी सौम्या की तरफ देखकर कहा कि वो साड़ी लेकर क्यों गई है इतनी रात को। सौम्या बोलती है कि वो कह रही थी कि उसे साड़ी पहनना नहीं आता है तो प्रैक्टिस करने के लिए लेकर गई है। नरेन ने भी सौम्या की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा, तो कब तक ऐसे नाराज रहोगी मुझसे, कब तक ऐसे बात नहीं करोगी। सौम्या बोलती है कि मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली, जो भी मन करता है आप वो करते हो। तभी नरेन का फोन एकदम से वाइब्रेट होता है। उसने भी कॉल रिसीव करके कहा कि ठीक है, मैं अभी कोटेशन की फाइल भेजता हूँ आपको, तुम उसे अच्छे से चेक कर लेना। इतना कहकर फोन को वो कट कर देता है तो नरेन ने भी सौम्या की गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा और कहा कि थोड़ा सा काम करके आता हूँ। वो भी सीधा बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी सौम्या की सांसें एकदम से रुक गईं। अगर गलती से भी रुद्र शुभ को वो देख लेता तो फिर शायद आफत ही हो जाती। सौम्या ने भी नाराजगी में ही बोला कि देखा, आज भी आपके पास वक्त नहीं है मेरे लिए, मुझे मनाने के लिए आज भी आपके पास वक्त नहीं है। इतने ज़्यादा बिजी हैं आप कि जितना पहले हुआ करते थे, इससे अच्छा तो यही होता कि आप उसी हीरोइन से शादी कर लेते, ना कि मेरे पास आते। नरेन के कदम एकदम से रुक गए। उसने भी पलटा और फिर सौम्या की तरफ देखकर बोलता है कि ऐसा मत कहो, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे गुजरी है मेरी। ये कहते हुआ नरेन भी सीधा सौम्या के पास आ गया और फिर सौम्या ने भी थोड़ा सा मुंह फुलाकर रखा था। नरेन बोलता है कि कितने दिनों से तो मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, तुम मान ही नहीं रही हो, मेरी कोई बात भी नहीं सुनती हो। सौम्या बोलती है कि मैं तो मानी हुई हूँ, पर आपने जो रुद्र के साथ किया ना, उसे देखकर मैं फिर से गुस्सा हो गई थी आपसे। वो अब हमारे घर का जमाई है और आप उस पर ऐसे हमेशा शक करते रहते हो। नरेन बोलता है कि तुम नहीं जानती हो, किट्टू जब रुद्र के साथ होती है ना तो वो रुद्र से बहुत ही ज्यादा डरती है और फिर मुझसे ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। सौम्या बोलती है कि अच्छा, तो फिर नजरिया बदल लो आप, रुद्र बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। संजय प्रताप सिंह का खानदान कैसा है, आधा राजस्थान जानता है उनके परिवार को, उसके देवर और जेठ कितने ज्यादा अच्छे हैं। नरेन अब हल्के से गुस्से में बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम हमेशा उनकी साइड ही लेती हो। इतना कहकर वो फिर से जाने लगा तो सौम्या खुद पर एकदम से गुस्साने लगती है। अगले ही पल उसने भी नरेन की बाजू को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर बहुत ही रोमांटिक आवाज में बोलती है कि सच में मेरे लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। नरेन बोलता है कि तुम ही उल्टी सीधी बातें करती हो, वरना तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी है मेरी। सौम्या बोलती है कि अच्छा, तो उल्टी सीधी बातें करती हूँ मैं, तो फिर क्या मुझे मना नहीं सकते हो क्या आप। नरेन ने भी दरवाजा बंद कर दिया और फिर सौम्या के करीब आकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो, क्या बात है, आज आपका मूड है क्या। सौम्या ने भी हल्के से मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं है, बस आप मुझे अच्छे से मनाओगे तो फिर क्या मैं
मैं मान जाऊंगी। नरेन बोलता है कि मैं तुम्हें मना नहीं रहा हूँ, जब से तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ ना, रोज तुम्हें मनाता हूँ मैं, पर तुम मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रही हो, ना ही मुझसे ढंग से बात करती हो। पर आज ना सच में कोई तो बात है, बता दो मुझे। सौम्या बोलती है कि अरे कोई बात नहीं है, बस मुझे समझ में आ गया है कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। इतना कहकर सौम्या ने भी नरेन को अब और करीब खींच लिया और फिर उसकी शर्ट के बटन से हल्के से खेलने लगती है और फिर नरेन भी अपनी पकड़ उसके ऊपर कस देता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी साड़ी पकड़कर बालकनी में आ गया था और फिर शुभ भी साड़ी की तरफ ही देख रहा था। एक नज़र वो ऊपर की तरफ देखता और फिर एक नज़र नीचे की तरफ देखता और फिर बहुत ही डरते हुए बोलता है कि भाई मैं कैसे आऊं ऊपर। रुद्र ने कहा कि जैसे मैं आया था। शुभ ने भी साड़ी पकड़ी और फिर जैसे तैसे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। जैसे ही वो बालकनी तक पहुंचा, उसका हाथ एकदम से छूटने ही वाला था कि तभी रुद्र ने उसका हाथ झट से पकड़ लिया। शुभ भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए और डरते हुए बोलता है कि भाई भाई प्लीज हाथ मत छोड़ना मेरा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। रुद्र बोलता है कि अरे चिंता मत कर तू, ये हाथ तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा तेरा, समझा तू। इतना कहकर उसने भी शुभ को ऊपर की तरफ खींच लिया, पर दोनों ही भाइयों का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों ही बालकनी में गिर पड़े। तो शुभ ने भी जल्दी से रुद्र को उठाया और फिर उसे गले लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि भाई ये तो सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की वाला काम था भाई। रुद्र ने भी शुभ की बाजू पर हल्के से मारते हुए कहा कि तुझे ही तो फिल्मी स्टाइल में अपनी भाभी से मिलना था ना, तो फिर अब थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, वरना सामने से आ जाते तो फिर शायद ज्यादा से ज्यादा ससुर जी बात ना सुनते और अपनी बातें सुनाते और क्या ही करते। वो शुभ भी उठकर अपनी पैंट को झाड़ते हुए बोलता है कि यार भाई वो अभी भी हमें सुनाएंगे, बस उन्हें एक बार ये पता चलना चाहिए कि प्रताप ब्रदर्स उनकी बेटी के कमरे में थे, फिर देखना कैसे आपको तो कम और मुझे कितने ज्यादा ताने मारेंगे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुनाएंगे। वो किट्टू भी दोनों की तरफ ही देख रही थी। वो बोलती है कि अरे इतनी रात को आप दोनों को भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, सच में अगर पापा को पता चल गया ना तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। उधर दूसरी तरफ नील भी अवनी के कमरे में आ चुका था, लेकिन इस वक्त अवनी अपने कमरे में नहीं थी। नील ने भी बाथरूम की तरफ झांक कर देखा तो उसे शावर गिरने की आवाज सुनाई देती है। उसे भी समझ में आ गया था कि अवनी शायद अभी वॉशरूम में है। नील भी बहुत ही आराम से बेड पर जाकर एकदम से पसर गया था और फिर अवनी का इंतजार करने लगा और धीरे धीरे गाना गुनगुनाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ निहाल भी नव्या का कमरा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नव्या का कमरा मिल ही नहीं रहा था। उसने भी गलती से एक कमरा खोलकर देखा जहां पर सुरेश और सीमा जी बैठे हुए थे और दोनों ही अभी किसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा बिजी लग रहे थे। निहाल ने भी जल्दी से कमरे को बंद कर दिया और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर हाफती हुई आवाज में बोलता है कि यार गलत कमरा खोल दिया है मैंने। फिर वो चुपचाप से दबे पांव एक दूसरे कमरे की तरफ चला गया। उसने भी दरवाजा खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो कमरा नव्या का ही था जिसमें नव्या की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और नव्या जो लैपटॉप खोलकर वहां पर बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी। निहाल भी अंदर गया तो नव्या की नजर निहाल पर गई तो उसके चेहरे पर एकदम बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे वो बात याद आ गई जब निहाल ने मजाक मजाक में शुभ से कहा था कि वो नव्या से उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है। वो नव्या को इसीलिए ही पटा रहा है क्योंकि वो ओबरॉय खानदान की बेटी है। और ये सब कुछ याद करके नव्या का चेहरा फिर से मुरझा गया और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नव्या भी निहाल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और फिर उसके साथ शादी करके वो अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती थी, क्योंकि नव्या के सच में माँ बाप नहीं थे। निहाल ने भी जल्दी से जब दरवाजे अंदर को बंद किया और फिर सीधा जाकर नव्या के पास धड़ाम से लेट गया और उसे बहुत ही प्यार से देखने लगा। निहाल को देखकर नव्या को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि निहाल को देखकर उसकी कही हुई बात उसे बार बार याद आ रही थी। निहाल जाकर नव्या के बेड पर लगभग कूद गया और फिर एक हाथ अपने सिर के नीचे लगाकर नव्या के पास रखा हुआ पेन उठाता है और फिर नव्या को मारकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि हे जाने मन, क्या कर रही हो तुम। नव्या ने भी गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखा और फिर लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए गुस्से से बोलती है कि जाओ यहाँ से, मुझे काम है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, समझे तुम। निहाल बोलता है कि अरे इतनी अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, और फिर जब मुझसे शादी हो जाएगी ना तब भी मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो अच्छे से खिला ही दूंगा, तो फिर क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो इतना ज़्यादा काम का प्रेशर लेकर। आखिर प्रताप इंडस्ट्रीज़ में मेरा 1/4 हिस्सा जो है
क्या तुम काम कवाम करती रहती हो हमेशा? छोड़ो ना इस काम वाम को, चलो अच्छे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो बताओ, आजकल बड़ा ही ज्यादा मुंह फुलाकर रखा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा मुंह फुलाकर रखा है तुमने मेरे ऊपर? क्या कर दिया है मैंने? नव्या ने भी गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखा तो निहाल बोलता है कि अरे देखो मत, और हाँ प्लीज तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि शेर को पकड़ कर लाओ। दोनों ही बहनें इसी शेर से काम चला लो प्लीज। मैं शेर पकड़ कर लेकर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। अब बताओ कि क्या हुआ है, क्यों मुंह फुला रखा है तुमने? नव्या ने भी निहाल को बोलना इग्नोर कर दिया और फिर बोलती है कि निहाल प्लीज, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा काम है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। कल मेरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। अगर वो मुझे मिल जाएगा ना तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। निहाल बोलता है कि यार तुम्हारे पापा तुमसे कहते नहीं है क्या कि क्यों इतने छोटे से वो बिजनेस को लेकर बैठी हुई हो तुम, जबकि तुम तो बहुत ही आराम से ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकती हो। तुम्हारा तो इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा भी होगा। निहाल बोलता है यार तुम्हारे पापा तुमसे क्यों नहीं कुछ कहते हैं? मेरे तो दिमाग में ही नहीं चलता है कि इतना छोटे से बिजनेस को लेकर पता नहीं क्यों बैठी हो, जबकि चाहो तो पूरा ओबरॉय हाउस और ओबरॉय इंडस्ट्रीज अकेले संभाल सकती हो। निहाल तो मजाक में बोल रहा था, लेकिन नव्या को ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी। इस बार वो थोड़ा सा गुस्से में और चिढ़कर बोलती है कि निहाल प्लीज़ तुम जाओगे यहाँ से या फिर मैं पापा को बुलाऊं यहाँ पर? निहाल बोलता है कि यार नव्या, मैं और भाई इतना रिस्क लेकर यहाँ पर आए हैं और तुम हो जो मुझे भगाने पर ऐसे लगी हुई हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें? बताओ तो सही कि क्या हुआ है। इतना कहकर निहाल ने भी एक हाथ नव्या की बाजू पर हल्का सा रब कर दिया और फिर अब तो नव्या से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिढ़कर बोलती है कि मतलब तुम नहीं जाओगे ना यहाँ से? इतना कहकर वो भी बेड से उठ गई और फिर सीधा बाहर की तरफ जाते हुए बोलती है कि पापा, निहाल मेरे कमरे में है। इतना ही उसने कहा था कि तभी निहाल ने भी उसकी बाजू पकड़कर जल्दी से कमरे में वापस खींच लिया और फिर दरवाजे को फिर से अंदर से बंद कर लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से गुर्राते हुए बोलता है कि यार क्या हुआ है तुम्हें? तुम आजकल ऐसे गुस्सा क्यों करती रहती हो हमेशा? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे कि क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब तक तुम मेरे आसपास रहोगे ना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, समझे तुम? अपने लिए जीना है मुझे, अपने लिए कमाना है मुझे, इस दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बनाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। लेकिन जब तक तुम मेरे पास ऐसे घूमते रहोगे ना, मेरे आगे पीछे रहोगे ना, तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगी। निहाल, तुम खुद तो कुछ करते नहीं और क्या चाहते हो कि मैं भी कुछ ना करूं? और ये क्या तुम मेरे साथ शादी के सपने देख रहे हो? मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। सुन लिया ना तुमने? अब जाओ चुपचाप यहाँ से, जैसे आए थे ना वैसे ही चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। जब तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे गुस्सा आता है। क्यों होते हो तुम मेरे आसपास हर वक्त? पहले दिन से कह रही हूँ तुम्हें कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। चलिए क्यों नहीं जाते हो तुम मेरी जिंदगी से? चले जाओ यहाँ से, निकलो, निकलो अभी के अभी निकलो यहाँ से। इतना कहकर उसने भी निहाल की बाजू जोर से झटक दी और फिर उसे बालकनी की ओर ढकेलते हुए गुस्से से बोलती है कि यहीं से आए हो ना तो यहीं से चुपचाप से चले जाओ। अगर घर के अंदर से गए ना और पापा ने तुम्हें देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, और फिर मैं भी पापा से बोल दूंगी कि तुम मेरे कमरे में आकर मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। समझ गए ना तुम? निहाल तो आंखें फाड़ कर बस नव्या की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर नव्या ने भी अगले ही पल उसे बालकनी में ढकेल दिया और फिर बालकनी का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। इसी के साथ नव्या की आंखों में भी पानी आ गया था, उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे भी निहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी निहाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि निहाल उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। तो वही निहाल को तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या गया है और नव्या क्यों उससे इतना ज़्यादा दूर भाग रही है। लेकिन निहाल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। वो कब से नव्या को पटाने की कोशिश कर रहा था और नव्या उसे इतने ज़्यादा नखरे दिखा रही थी। निहाल कुछ देर तक जो चुपचाप से बालकनी में ही खड़ा रहता है और फिर उसका चेहरा भी पूरी तरह से उदास हो गया था। उसके भाई इसे देखते तो शायद अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते, क्योंकि सबको शुभ और निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट ही अच्छी लगती थी।
वो दोनों ही उदास हो जाते तो शायद पूरा घर ही उदास हो जाता था। निहाल भी बालकनी में चुपचाप से खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तो वहीं नव्या ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। निहाल कुछ देर तक तो ऐसे ही खड़ा रहता है और फिर उसने भी अपना मोबाइल निकाला और फिर खुद से बोलता है कि इस नव्या से अच्छी तो भैंस की बच्ची है, कम से कम वो मुझे फ़ोन पे बात तो करने के लिए परेशान तो रहती थी। इतना कहकर उसने भी भैंस की बच्ची का नंबर डायल किया, लेकिन भैंस की बच्ची ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने महसूस किया कि रिंग यहीं आस-पास ही बज रही है, तो निहाल के दिमाग में भी वो बात एकदम से दौड़ गई थी जब शुभ ने उसे कहा था कि हो ना हो नव्या ही भैंस की बच्ची है। निहाल ने भी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और फिर बालकनी का दरवाज़ा हल्का सा खोलकर देखा तो वहाँ पर नव्या नहीं थी। शायद टेंशन की वजह से वो बालकनी का दरवाज़ा लॉक करना ही भूल गई थी। निहाल भी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर फिर से कमरे के अंदर आ गया और फिर से उसने भैंस की बच्ची का नंबर दोबारा से डायल किया और इस बार उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। नाइट स्टैंड पर रखा हुआ फ़ोन जोर जोर से रिंग कर रहा था और एक फ़ोन नव्या के लैपटॉप के पास रखा हुआ था। अगले ही पल निहाल की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया और साथ ही थोड़ी सी शरारत भी आ गई थी। वो भी खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा बच्चों, हमसे चालाकी, निहाल प्रताप सिंह से चालाकी कर रही थी तुम। अब तो तुम गई नव्या की बच्ची। तुम भैंस की बच्ची नहीं बल्कि नव्या की बच्ची हो। तुमने मेरा खून पीकर रख दिया है। तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया और फिर अभी भी मुझे तुमने हर्ट किया। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी उसने महसूस किया कि नव्या भी बाथरूम से बाहर आ रही है। निहाल भी जल्दी से दोबारा से भागते हुए बालकनी की तरफ चला गया और फिर लगातार भैंस की बच्ची को फ़ोन मिलाने लगता है। तो वहीं नव्या ने भी जब नाइट स्टैंड पर रखा हुआ फ़ोन देखा तो उसने भी 2-3 बार पूरी तरह से उस फ़ोन को इग्नोर कर दिया, लेकिन निहाल भी लगातार जानबूझकर फ़ोन को मिलाता जा रहा था, क्योंकि वो बस एक बार नव्या का फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार नव्या ने भी फ़ोन रिसीव किया और बोला कि मैंने मना किया था ना कि मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूँगी। तो निहाल ने अगले ही पल मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है नव्या के साथ। नव्या को लगा था कि सच में निहाल एकदम से पागल हो गया है। निहाल फिर से बोलता है कि और तुम जानती हो ना कि मैं नव्या से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। आज उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करके अपने कमरे से निकाल दिया है। वो खुद को समझती क्या है? मैं पागल नहीं हूँ जो उसके ऐसे पीछे पीछे भागता रहूँगा। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर मिलने के लिए आया था रात में, और फिर वो मेरी ही इंसल्ट करती रहती है, हर वक्त मुझे खुद से दूर करती है। मेरी माँ कहती है कि ऐसी लड़कियाँ कभी भी घर नहीं बसा पाती हैं जो अपने होने वाले पति की ऐसे सबके सामने इंसल्ट करे। मैं भी डिसाइड कर चुका हूँ कि अब मैं तुमसे ही शादी करूँगा, उस लड़की से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो नव्या की आंखों से एक आंसू एकदम से टपक गया। उसे लगा था कि निहाल सच में बहुत ही ज़्यादा टूट गया है। वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो और इसीलिए उसने ये सब कुछ कर दिया हो। निहाल अब और भी ज़्यादा रोते हुए बोलता है कि क्या मजबूरी रही होगी, इतने अमीर बाप की बेटी है वो, और फिर मैं क्या गरीब हूँ उसके सामने? क्या वो मुझसे शादी नहीं कर सकती है क्या? लगता है उसे अपनी अमीरी पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, इसीलिए वो ऐसे करती है। उसे मुझ जैसा प्यार करने वाला लड़का कभी नहीं मिलेगा। तुम जानती हो मैं उससे मिलने कैसे आया हूँ? नव्या ने हैरानी से पूछा कि कैसे आए हो? निहाल बोलता है कि पहले मैं भाई की गोद में बैठा और तब भाई मुझे लेकर यहाँ पर आए हैं। फिर हमने उनके बंगले के बाहर अपनी सीढ़ी लगाई और फिर मैं सीढ़ियों पर चढ़ा और फिर सीढ़ियों को उठाकर दूसरी तरफ रखा। फिर मैं उतर गया और फिर भाई कितना ज़्यादा रिस्क लेकर गया है ऊपर। भैया भी कितना ज़्यादा रिस्क लिया है मेरी वजह से, लेकिन उसे तो मेरे प्यार की बिल्कुल कदर ही नहीं है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें तो मेरे प्यार की कदर है ना? मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माँ कहती है कि प्यार उससे करो जो तुम्हें प्यार करे, उससे प्यार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी हमेशा बेइज्जती करे। उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया है आज, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। नव्या को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसे निहाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
नव्या धीरे से बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। देखो, मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें मनाने के लिए ज़रूर आएगी। और ये सुनकर तो निहाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी खिड़की से झाँक कर नव्या की तरफ देखकर फिर से बहुत ही दुखी आवाज़ में बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो चुड़ैल मुझे मनाने के लिए आएगी। अब मैं कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। अब मैं भूल जाऊँगा उस लड़की को। अब वो ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम रोते हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। जब तुम मस्ती मज़ाक करते हो ना तभी अच्छे लगते हो। निहाल भी एकदम से सेट होकर बोलता है कि लेकिन उस चुड़ैल को तो मैं रोता हुआ ही अच्छा लगता हूँ ना, उसे तो बस मेरी आँखों में आँसू ही देने रहते हैं। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी, अब तो मैं इंतकाम लूँगा उससे। नव्या बोलती है कि अब तुम क्या ऑफिसर बनोगे क्या? निहाल ने भी हँसते हुए अपना फ़ोन देखा और फिर कान पर लगाकर हँसते हुए बोलता है कि अरे! मैं इतना पढ़ने वाला होता तो शायद आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा होता आज। हम दोनों ही भाई मुश्किल से 33 से 34 नंबर लाते हैं हाई स्कूल और इंटर में। और वैसे भी वो सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या सच में वो मुझे मनाने के लिए आएगी? मैं बालकनी में खड़ा रहूँ या फिर यहाँ से चला जाऊँ? नव्या सोचकर बोलती है कि मत जाओ, आ जाएगी वो, तुम्हें मनाने के लिए ज़रूर आ जाएगी। निहाल बोलता है कि अच्छा, और अगर नहीं आई तो फिर मुझसे शादी कर लेना ना तुम। और फिर सच में पक्का प्रॉमिस, मैं इस घर की तरफ पलट कर भी कभी नहीं देखूंगा, कभी भी नव्या को याद तक नहीं करूंगा। इतना कहकर निहाल ने भी नव्या के जवाब का इंतजार नहीं किया और फिर जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया। फिर आराम से दोनों ही हाथों को फैलाकर हवाओं का मजा लेने लगा। तो वहीं नव्या भी सोच रही थी कि उसने निहाल को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया है और फिर अब उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसे भी निहाल को मनाने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। पर फ़ोन पर उसने कहा था कि तो वो ज़रूर ही मनाने के लिए जाएगी, उसे तो अब जाना ही पड़ेगा। तो वहीं निहाल भी फ़ोन में नव्या की फ़ोटो देखकर बोलता है कि अच्छा भैंस की बच्ची, अब पता चला कि बेवकूफ़ बनाना क्या होता है। मेरे बच्चे की माँ बन रही हो ना तुम। अब तुम्हें सच में अपने बच्चों की माँ ना बनाया ना तो फिर मेरा नाम भी निहाल प्रताप सिंह नहीं। देखना अब कैसे तुम्हें मैं उल्लू बनाता हूँ। नील भी इधर कमरे में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अभी तक अवनी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। आखिरकार नील ने भी वॉशरूम का हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अवनी भी अंदर से बोलती है। नील बोलता है कि मैं और कौन? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम हो कि आ ही नहीं रही हो बाहर। ये सुनकर तो अवनी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई और उसकी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो दरवाजे के पास आई और बोली कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? किसने बुलाया है तुम्हें यहाँ पर? नील बोलता है कि अरे, अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं आऊंगा तो फिर किससे मिलने के लिए आऊंगा? ये भी कोई बताने वाली बात होती है? देखो, तुमने कहा था ना कि शेर पकड़ कर लाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब तुम मेरे साथ जाने का नाम ही नहीं ले रही हो तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ ही क्यों करके दिखाऊं तुम्हें। अवनी भी एकदम से पागलों की तरह बोलती है कि क्या? ये कुची क्यों, क्या होता है? नील बोलता है कि अरे, मुझे बताते हुए शर्म आती है। तुम बाहर तो आओ, फिर करके दिखाता हूँ तुम्हें। अवनी की दिल की धड़कनें तो फिर से बढ़ गई थी। वो बोलती है कि देखो नील, जैसे आए हो ना वैसे के वैसे ही चुपचाप से चले जाओ। नील बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अवनी ने भी खुद को संभाला और फिर से बोलती है कि नील प्लीज, तुम मुझे प्यार करते हो ना? तो नील बोलता है कि हाँ, तभी तो इतना कुछ कर रहा हूँ, तभी तो इतनी रात को मिलने के लिए आया हूँ तुमसे। वरना खुद ही सोचो कि नीलकंठ प्रताप सिंह के साथ कोई इतनी हरकत करता और फिर वो भी उसे माफ कर देता? बिल्कुल भी नहीं। तुम लड़की हो इसीलिए बच गई तुम मेरे हाथों से। अगर शायद गलती से कोई लड़का होता ना तो उठाकर पटक देता उसे। अवनी ने भी गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि तुमसे कोई लड़का प्यार का नाटक करता क्या? नील बोलता है कि अच्छा, तो तुम मान गई ना कि तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया था? बेबी, सच में आज तो हिसाब बराबर होकर ही रहेगा। आज तो बिना हिसाब बराबर करे नहीं जाऊंगा। कहा था ना कि सूत समेत वापस करूंगा। तुम एक बार बस बाहर तो आ जाओ। फिर ये सुनकर तो अवनी की जान ही निकल गई थी। वो भी एकदम से बाहर कैसे आती? नील बाहर खड़ा हुआ था और अवनी का इंतजार कर रहा था। अवनी भी बहुत ही ज्यादा सोच रही थी कि वो ऐसी हालत में बाहर कैसे जाए, क्योंकि नील उसका बेसब्री से इंतजार जो कर रहा था। कुछ सोचकर अवनी ने कहा कि नील, मुझे प्यास लग रही है बहुत ही ज़्यादा। नील ने भी शरारत भरे अंदाज में कहा कि मुझे भी प्यास लग रही है बहुत ही ज़्यादा। तुम बाहर आओ ना, दोनों ही एक दूसरे की प्यास को अच्छे से बुझा देंगे। जल्दी से आओ ना बाहर। अवनी का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि जैसे अपना सिर दीवार पर जोर से दे मारे। नील भी हर वक्त ऐसे ही शरारत भरे अंदाज में हमेशा रहता था, जो अवनी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। नील बोलता है कि अरे आओ ना, अब क्या बाथरूम में ही रहोगी क्या?
वैसे भी कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, और फिर तुम्हें आना भी पड़ेगा प्रताप हाउस। अवनी बोलती है कि नील, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज़ एक गिलास पानी लाकर दो ना मुझे। तो नील बोलता है कि अरे तुम्हें तो मेरी सेवा करनी चाहिए और तुम मुझे बाथरूम से ही काम बता रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है अपने पति से काम करवाते हुए। अच्छा बाहर तो आओ, ले आऊंगा तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाने को भी। अवनी बोलती है कि नहीं प्लीज अभी ला कर दो। नील बोलता है कि अच्छा ठीक है। इतना कहकर नील भी वहां से चला गया और फिर अवनी ने भी जरा सा गेट खोल कर देखा तो नील उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी धीरे से दबे पांव जल्दी से कबर्ड के पास आ गई और फिर उसने भी कबर्ड का दरवाजा खोला, उसमें से अपना नाइट सूट निकाला और जैसे ही दरवाजा बंद किया वैसे ही जोर से चिल्लाती है क्योंकि नील वहीं पर खड़ा हुआ था। अवनी की सांसें तो एकदम से रुक गई थी। नील भी अवनी को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखकर बोलता है कि अरे इसीलिए ही तुम बाहर नहीं आ रही थी क्या। अवनी तो एकदम से रोने को हो गई थी, उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म भी आ रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। वो बोलती है कि मुझे बाथरूम में जाना है। नील बोलता है कि लेकिन टॉवल में तुम ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, रहने दो ना, ऐसे ही अच्छी लग रही हो तुम। इतना कहकर नील भी अवनी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा तो अवनी भी जल्दी से 3-4 कदम पीछे हटकर बोलती है कि नील, नील मेरी बात सुनो, देखो देखो प्लीज मुझे ना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील मत कराओ, प्लीज मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वरना मैं सच में तुम्हारे साथ कभी भी नहीं चलूंगी। नील बोलता है कि वो सब कुछ तो बाद में, पहले मैं अपनी अवनी को अच्छे से देख तो लूं। उसने मुझे इतना ज्यादा अपने इशारों पे नचाया है तो अब थोड़ा सा वो भी तो नाचेगी, तभी जाकर तो हिसाब बराबर होगा। अवनी की आंखों में तो हल्का सा पानी आ गया था। वो धीरे से बोलती है कि नील प्लीज मेरी बात को तो सुनो। नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि तुमने मेरी बात सुनी थी तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं भी नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। इतना कहकर वो धीरे धीरे अवनी के बिल्कुल करीब आ गया और फिर अवनी जो दीवार से जा लगी। अवनी की आंखों से एकदम से आंसू गिर रहे थे और फिर नील ने एक उंगली से अवनी के आंसुओं को बहुत ही प्यार से पोंछा और फिर उसके माथे को चूम कर बोलता है कि अच्छा रोकर मुझे अपना और दीवाना मत बनाओ तुम। अवनी ने भी नजर उठाकर नील की तरफ देखा तो नील ने भी अवनी के गाल पर एक छोटा सा किस किया और फिर अवनी अभी भी नील की तरफ ही देखे जा रही थी। नील इतना ज्यादा शरीफ इंसान था। वो एक्यांश के साथ भी 2 साल रिलेशन में रही थी लेकिन एक्यांश हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करता रहता था, इधर उधर छूने की कोशिश करने लगता था। वो अवनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और फिर नील और अवनी की शादी भी हो गई थी मगर फिर भी नील कभी भी जबरदस्ती नहीं करता था अवनी के साथ, अवनी को कभी ऑकवर्ड भी फील नहीं कराता था, बिना उसकी परमिशन के उसके करीब कभी भी नहीं आया था। नील अवनी से दूर हुआ और फिर अवनी सीधा जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई और थोड़ी देर के बाद वो भी बाहर की तरफ आती है तो अवनी नील के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर नील भी अपनी आंखों को बंद करके अवनी की गर्दन को हल्का सा चूम लेता है। नील बोलता है कि कल आऊंगा अपने भाइयों के साथ तुम्हें लेने के लिए और फिर परसों तुम गई मेरे हाथों से। अवनी के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी नील को कसकर अपने गले लगा लिया था और तभी अवनी का फोन रिंग करने लगता है। दोनों ने ही फोन की तरफ देखा तो एकदम से हैरान हो गए थे। वो फोन एक्यांश का था। नील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था एक्यांश का फोन देखकर। उसने भी जल्दी से फोन को उठाकर कट कर दिया और फिर नील को देखकर अवनी बोलती है कि देखो मेरा और एक्यांश का कुछ भी नहीं है। नील बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और इतने में ही अवनी का फोन फिर से रिंग करने लगता है। अवनी भी फोन काटती उससे पहले ही नील ने अवनी के हाथ से उसका फोन ले लिया और फिर रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया। एक्यांश बोलता है कि अवनी मैं तुम्हारे गार्डन में खड़ा हूँ तो तुम मुझे ऐसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हो। ये क्या बात हुई कि मुझे छोड़कर तुम नील के साथ रिश्तेदारी निभा रही हो, तुम उसके पास चली गई। नील को तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो भी तेज कदमों से सीधा बालकनी की ओर गया और सच में एक्यांश अपनी गाड़ी के साथ गार्डन में खड़ा हुआ था और उसके साथ सीमा और सुरेश जी भी खड़े हुए थे। इधर दूसरी तरफ नव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो निहाल को मनाए या फिर ना मनाए। निहाल भी नव्या के बालकनी में आने का इंतजार कर रहा था और फिर आखिरकार नव्या ने भी बालकनी का दरवाजा खोला तो निहाल भी थोड़ा सा मुंह बनाकर खड़ा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।